जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन यादव और हम लोग मिल रहे हैं फोर्स एमपीपीएससी के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, आज बहुत बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आज से फोर्स एमपीपीएससी ने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो सीरीज लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य आपको प्रीलिम्स की यूनिट 10, प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में जो यूनिट 10 है, आप लोगों ने देखा है कि वहां पर काफी सारे कमीशन आयोग संगठन दिए हुए हैं, लगभग 15-16 उनकी संख्या है। इस लेक्चर का उद्देश्य आपको उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को मेमोराइज करवा देना है और वो भी अपडेशन के साथ, यानी कि जो वर्तमान में उन आयोगों की संरचना में, वहां नियुक्तियों में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं दोस्तों, उनको आपको हुबहू याद करवा देना और उसकी बहुत मूल जो विशेषताएं हैं, जो कहना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, उन आयामों की आपको जानकारी हो जाना, आपको जानकारी देना, ये इस लेक्चर का उद्देश्य है। तो इस क्रम में आज हम पहली जो संरचना या पहला जो बॉडी जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है भारत का निर्वाचन आयोग। तो आइए दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, यहां दिया हुआ भारत निर्वाचन आयोग, तो यहां आपको ध्यान देना है कि आपको अच्छे से पता है कि जब भी भारत या राष्ट्रीय, है ना, नेशनल, ये शब्द जिस भी बॉडी के प्रारंभ में लग जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो ऑल इंडिया लेवल का या अखिल भारतीय स्तर का संगठन होता है। ठीक है, तो यहां आपको ये बात याद रखनी है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ऐसे राज्य स्तर पर भी संगठन होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के यदि हम कार्य की बात करें या उसके परिचय को समझने की कोशिश करें, अवधारणा को जानने की कोशिश करें, तो आपको यह समझना चाहिए कि भारत में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, समझिएगा। और संसदीय लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चयन स्वयं करती है और इस चयन के लिए जिस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से जनता को गुजरना होता है, वो प्रक्रिया है दोस्तों निर्वाचन प्रक्रिया। अब आपको सिंपल सी बात है, आपको समझ जाना चाहिए कि वो प्रक्रिया जितनी स्पष्ट होगी, जितनी स्वतंत्र होगी, है ना, जितनी निष्पक्ष होगी, उतना ही लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जन कल्याण के लिए अच्छा है। तो फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन कराने के लिए ही दोस्तों भारत के संविधान निर्माताओं ने इस संगठन का निर्माण किया, संगठन का प्रावधान किया था। तो आपको समझना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है भारत का निर्वाचन आयोग। आइए इस चर्चा में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस निकाय का जो संरचना है या इसका जो स्वभाव है, कहना चाहिए जो इसकी प्रकृति है, वो कैसी है। तो यहां पर एक शब्द दिया हुआ दोस्तों, संवैधानिक। आइए इसको समझते हैं हम लोग कि इस यूनिट 10 के अंतर्गत जितने भी आपको 15-16 कमीशन देखने को मिलेंगे, वो मुख्यतः 3 प्रकृति के होंगे, 3 नेचर के हो सकते हैं। वो या तो वे संवैधानिक होंगे, या वे वैधानिक होंगे, या वे कार्यकारी होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्यकारी। संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा निकाय होता है जिसका उल्लेख संविधान के भाग में या संविधान के किसी प्रावधान के अंतर्गत किया हो। आप जानते होंगे कि वैधानिक संगठन वो संगठन होता है जिसका गठन या जिसकी स्थापना, है ना, जिसकी स्थापना संसदीय कानून के आधार पर हुई हो, या संसद ने विधि बना करके जिस संगठन की स्थापना की है, वह संगठन वैधानिक संगठन या स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाता है। तीसरा जो है कार्यकारी निकाय या एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऐसा संगठन होता है जिसकी स्थापना भारत सरकार या कहना चाहिए कि जो कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट है ना, ऐसे राज्य में भी हो सकते हैं, लेकिन यहां हम केंद्र की बात के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक प्रस्ताव को पारित करके जिस संगठन को स्थापित किया हो, वो कार्यकारी संगठन कहलाता है। तो अब हम समझ सकते हैं, यहां जब संवैधानिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में व्यापक प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। अब हम इसकी स्थापना की जब बात करेंगे तो आपको एक बात जानना चाहिए यहां पर कि इसकी स्थापना भारत के संविधान के लागू होने के एक दिन पहले, चूंकि आपको यह पता है कि भारत में निर्वाचन भी संविधान के पहले से हो रहे थे, तो निर्वाचन आयोग भी पहले से था, परंतु उसका वर्तमान रूप में या संवैधानिक रूप में जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो उसने अपना कार्य आरंभ किया है, वो 25 जनवरी 1950 से किया है। इसलिए दोस्तों प्रतिवर्ष
25 जनवरी को, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है, आप जोड़कर याद कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य आरंभ हुआ था संवैधानिक आधार पर। यहां हम देखेंगे कि उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है ना। इसमें से ज्यादातर जो मुख्यालय हैं, वो ज्यादातर आयोगों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नई दिल्ली में ही हैं दोस्तों। तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना की। यहां थोड़ी सी एक चीज है जो स्टूडेंट्स को परेशान कर सकती है कि समय समय पर इसकी संरचना में बदलाव हुआ है दोस्तों। यानी कि कभी वो एक सदस्य रहा है तो कभी वो 3 सदस्य हुआ है। तो आइए कुछ तथ्यों के माध्यम से जान लें हम कि 1, 2 और 3 अलग अलग जो बातें हैं, 3 अलग अलग समय पर जो इसमें परिवर्तन हुए हैं, उसको मैं आपको क्रमशः बताने की कोशिश करूंगा, आप उसको याद रखिएगा दोस्तों। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, या कहें कि 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब पहली बात यह कि जब 25 जनवरी 1950 को जब पहली बार भारत का निर्वाचन आयोग, संवैधानिक निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य आरंभ किया, उस समय वह 1 सदस्यीय था। 1 सदस्यीय था, ध्यान दीजिएगा। जब प्रारंभ में मूल रूप से जब भारत के निर्वाचन आयोग ने कार्य आरंभ किया तब वह 1 सदस्यीय था। लेकिन दोस्तों 1989 में, है ना, 16 अक्टूबर 1989 तक ये जो आयोग था, या 15 अक्टूबर कहना चाहिए, 15 अक्टूबर 1989 तक ये आयोग जो था वो क्या हो गया, ये 2 सदस्यीय कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि अब 1950 में अपनी स्थापना से 1989 तक आपको याद होना चाहिए कि ये जो संविधान आयोग है ये 1 सदस्यीय रहा। लेकिन 15 अक्टूबर 1989 को ये 3 सदस्यीय बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुनः 1990 में दोस्तों ये जो आयोग है ये वापस से 1 सदस्यीय बना दिया गया था। 1990 में पुनः ये 1 सदस्यीय बना दिया गया। फिर एक परिवर्तन इसमें हुआ है दोस्तों कि 1 अक्टूबर 1993 1 अक्टूबर 1993 से ये पुनः त्रिसदस्यीय आयोग के रूप में गठित हुआ और तब से लेकर वर्तमान तक दोस्तों ये 3 सदस्यीय है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप से भारत का निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपको पता होना चाहिए 1 सदस्य। कब वो 3 सदस्य कर दी गई थी, तो वो 15 अक्टूबर तक रहा, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से उसको 3 सदस्य बना दिया गया। लेकिन 1990 में पुनः उसको 1 सदस्य बना दिया गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 तक, इसके 1 अक्टूबर 1993 तक वो 1 सदस्य रहा और 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान तक वो पुनः 3 सदस्य हो गया था। तो यहां पर ये जो कहानी है, इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा दोस्तों, बार बार इसको दोहरा कर देख लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा इसका। अब हम बात करते हैं इसकी पदावधि की, यानी कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनकी पदावधि कितनी होती है। तो आपको यहां ध्यान देना है कि 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो यहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो तब तक वो अपना पद धारण कर सकता है, जबकि जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी 6 वर्ष के साथ साथ 62 वर्ष आयु के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि जो भी इनमें से पहले होगी तब तक निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करते हैं। तो यहां आपको ध्यान देना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है, जबकि निर्वाचन आयुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है दोस्तों। अब हम बात करें इसकी नियुक्ति और इनके त्यागपत्र के बारे में, तो और साथ ही हटाने की प्रक्रिया, ये तीनों ही जो प्रावधान है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 5 में, 324 के उपखंड 5 में, है ना, आर्टिकल 324
सब क्लॉज 5, ठीक है, अनुच्छेद 324 के उपखंड 5 में यह प्रावधान किया गया है कि इनकी नियुक्ति जो होगी दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालांकि आपको यह पता होना चाहिए कि इनके लिए किसी प्रकार की निर्धारित जो योग्यता है वो संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए हस्तलिखित त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद छोड़ सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया दोस्तों यहां समझने की बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो प्रक्रिया विहित की गई है वो प्रक्रिया दोस्तों महाभियोग कहलाती है। इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में यहां पे बता दूं ताकि आपके उसके मुख्य जो तथ्य हैं वो आपके दिमाग में क्लियर रहे। दोस्तों यहां पर हटाने के लिए कुछ आधार की बात की गई है, कुछ आधार होना चाहिए और वो आधार जो है वो उसके लिए 2 शब्द यूज किए गए हैं, वो है साबित कदाचार, माल प्रैक्टिस, साबित कदाचार, और जो दूसरा आधार है वो है असक्षमता। असक्षमता, साबित कदाचार का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया हो, ठीक है, या कहना चाहिए कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो बाकी के निर्वाचन आयुक्त हैं 2, यदि उन्होंने करप्शन किया हो, है ना, अपने पद से बाहर के दायित्व निभा रहा हो, या भारत सरकार से कोई वैतनिक लाभ पाने की इच्छा रखता हो, या किसी इस पद पर होते होते हुए भी किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हो दोस्तों, वो इस प्रकार की चीजें हैं। असक्षमता की जो बात है वो शारीरिक असक्षमता से, यदि वो शारीरिक या मानसिक रूप से अपने पद के दायित्वों को पूरा करने में समर्थ ना हो, तो इसी कंडीशन में दोस्तों इन आधारों पर ध्यान दीजिएगा कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक संसदीय प्रक्रिया है, यानी कि संसद के किसी भी सदन से इसका आरंभ हो सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदस्य के द्वारा इन आधारों पर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों। मान लीजिए कि मैं हूं, लोकसभा का सदस्य हूं और मैं चाहता हूं कि जो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है इनमें से किसी आधार पर उनको हटा दिया जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रस्ताव तैयार करूंगा और उस प्रस्ताव को मान लीजिए मैं लोकसभा का हूं तो लोकसभा में, या राज्यसभा का हूं तो राज्यसभा में मैं लेकर आऊंगा। यदि मैं लोकसभा में उसे लेकर आऊंगा तो इस कंडीशन में दोस्तों लोकसभा के 100 सदस्यों का अप्रूवल मुझे उस पर मिलना चाहिए, और यदि मैं राज्यसभा का सदस्य होते हुए उसको लेकर जाऊंगा तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का उस पर अनुमोदन मुझे प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों सदन पृथक पृथक अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि मेरे उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति उस तारीख से दोस्तों क्या करेगा, राष्ट्रपति उनको पद से हटा देगा। यानी कि ये जो हटाने की प्रक्रिया है वो किसी प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है ना। इसको फिर से समझ लीजिएगा कि इन आधारों पर दोनों सदनों का कोई भी सदस्य प्रस्ताव लेकर आ सकता है। लोकसभा के संदर्भ में 100 और राज्यसभा के संदर्भ में 50 सदस्यों का उस पर अप्रूवल होना चाहिए, अनुमोदन या सहमति होना चाहिए। यदि सहमति मिल जाती है तो उसी सदन में प्रक्रिया आरंभ होगी। प्रक्रिया यह होती है कि दोनों सदनों के सदस्य 2/3 सदस्य, या कहना चाहिए कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अलग अलग उस प्रस्ताव को पारित होना जरूरी है, और यदि दोनों सदनों के द्वारा वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति यदि उसको मान्य कर लेते हैं, उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो तत्काल प्रभाव से मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है दोस्तों जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और यदि हम बात करें कि यदि एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। देखिए अभी वर्तमान में है ना, इनका चेहरा याद रखिएगा, वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं जो 24वें नंबर के, है ना, ध्यान दीजिएगा, जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं श्री सुशील चंद्रा, जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं दोस्तों। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करें कि पहले स्वतंत्र भारत के निर्वाचन आयोग के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन हुए, तो वो सुकुमार सेन थे, ये आपको पता होना चाहिए। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की यदि हम बात करें तो श्रीमती VS रमा देवी, है ना। आपको याद रखना है कि सिर्फ एक ही महिला
आज तक इस पद पर रही है, यानी कि भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है, और उनका नाम क्या है? वीएस रमा देवी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी काफी कम समय के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है, ये आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसका जरूर उपयोग करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। जय हिंद दोस्तों।